गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्रीवियस क्लास में इसको अपने स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यूसली जारी रखते हुए आगे अपने स्टडी करेंगे। तो बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो झिल्लियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि झिल्लियाँ कितनी प्रकार की हो सकती हैं। कुछ झिल्लियाँ क्या करती हैं, अणुओं को अपने में से आर पार होने देती हैं, और कुछ झिल्लियाँ जो होती हैं अणुओं को अपने में से आर पार नहीं होने देती। ठीक है, और कुछ झिल्लियाँ आधे अणुओं को तो आर पार होने देती है और आधे अणुओं को आर पार नहीं होने देती। ठीक है, जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अपने बात करते हैं इनके फंक्शन को जारी रखते हुए सिंपल डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों में सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण। बच्चों यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन विसरण का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। इसका क्या मतलब है कि विसरण होना, अणुओं का विसरण होना। बच्चों जल के जो अणु हैं एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूवमेंट शो करते हैं? क्योंकि उनकी जो दोनों क्षेत्रों की जो सांद्रता है उसमें अंतर होगा, तो जल के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेंगे। ठीक है, और ये जो गति करेंगे यह गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करते हैं। जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करते हैं। इनको किसी भी प्रकार की फोर्स या बल या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन। इनको किसी भी प्रकार की फोर्स या बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और दूसरा जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं सुगमित विसरण। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है? इसमें बच्चों वही है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, लेकिन इसमें कैरियर की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है? कैरियर्स यानी प्रोटीन की सहायता से जल के जो अणु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, या यूं कहें कि जीवद्रव्य जो कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आर पार गति कर सकते हैं। इसमें वाहक की आवश्यकता होती है जैसे कि प्रोटीन। तो प्रोटीन की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से ये क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल है, जो पदार्थ हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ गति कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंसंट्रेशन की बात करें, सॉल्वेंट, प्योर वाटर, जो शुद्ध जल है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। प्योर वाटर क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है? शुद्ध जल। वाटर के मॉलिक्यूल्स, जल के अणु हैं 100% प्योर वाटर हैं, जैसे बिसलेरी वाटर 100% शुद्ध है। जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, कंसंट्रेशन अधिक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? शुद्ध जल है। इसको बोलते हैं विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विलायक बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, उस शुद्ध जल के अंदर अपने 1 चम्मच शुगर डाल देते हैं। शुगर या यहाँ पर आप नमक भी डाल सकते हैं। तो शुगर या नमक यहाँ क्या कहलाते हैं? सोल्यूट कहलाते हैं, विलेय बोलते हैं। तो जैसे जैसे सोल्यूट यानी नमक या शुगर शुद्ध जल के अंदर घोलेंगे तो एक प्रकार का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, एक तरह का सॉल्यूशन यानी विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस तरफ जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी और दूसरी तरफ जल के अणुओं की सांद्रता कम होगी, ठीक है, तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ऑस्मोसिस, प्रासरण। बच्चों यहाँ पर जो प्रासरण है वो क्या है कि प्रासरण का क्या है कि 2 विलयन है आपके पास। एक विलयन में शुगर आपने अधिक मात्रा में घोल दी और दूसरे विलयन में आपने शुगर ज़्यादा मात्रा में घोल दी। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास दो सॉल्यूशन हैं। प्योर वाटर है, इसमें आपने 50% शुगर घोल दी और इसमें आपने 10% ही शुगर घोली है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तैयार हो गया। और इन दोनों सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया। बच्चों आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल गाढ़ा है। गाढ़ा क्या मतलब है, उसमें 50% शुगर है, तो ये गाढ़ा है, इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा भी अधिक हो सकती है। ये सॉल्यूशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन अधिक है। क्यों, गाढ़ेपन से ले लीजिए, जितनी शुगर अधिक मात्रा में घोलेंगे सॉल्यूशन उतना ही गाढ़ा होगा। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें सिर्फ 10% ही शुगर आपने घोली है, यानी 1 चम्मच इसमें घोली है और 50 चम्मच इसमें घोली है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी सांद्रता कम होगी, इसमें गाढ़ापन कम होगा। क्यों, इसमें क्या है, शुगर आपने सिर्फ 1 चम्मच घोली है, सिर्फ 10%, इसमें शुगर 50 चम्मच घोल दी यानी 50%। तो ये सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, ये सॉल्यूशन कम गाढ़ा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन कम सांद्र है, ये सॉल्यूशन अधिक सांद्र है। जब दो अलग अलग सॉल्यूशनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग कर दिया जाएगा तो बच्चों सॉल्यूशन क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करेगा। कम सांद्रता से सॉल्यूशन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करेगा। और किसके माध्यम से जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। जब दो प्रकार के सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया जाता है तो जल के जो अणु हैं वे कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं और यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, प्रासरण। इसी को क्या बोलते हैं, प्रासरण। बच्चों प्रासरण यहाँ दो प्रकार का हो सकता है, इसको बोलते हैं अंतःप्रासरण, इसको बोलते हैं बाह्य प्रासरण, एंडोमोसिस, और इसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। अंतःप्रासरण, बाह्य प्रासरण। अंतःप्रासरण का मतलब क्या है कि किसी भी सेल के अंदर वाटर की एंट्री होना, किसी भी कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होना या जल का भरना क्या कहलाता है, एंडोमोसिस यानी अंतःप्रासरण। और बाह्य प्रासरण क्या है, कोशिका के अंदर से जल का बाहर निकलना। बच्चों जब कोशिका के अंदर जल की एंट्री होगी, कोशिका के अंदर जल की एंट्री होगी, जल भरेगा तो कोशिका क्या है, फूल जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, स्फीत अवस्था में हो जाएगी। जैसे अपने बैलून गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, हवा ने क्या किया, बैलून के अंदर एंट्री की, बैलून फूल गया। तो हवा की यहाँ पर क्या हुई, एंडोमोसिस। अब क्या है, जैसे ही गुब्बारे के माउथ को ढीला छोड़ोगे अंदर की जो हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी क्या होगा, एक्समोसिस। गुब्बारा क्या है, पिचक जाएगा। बच्चों जो सेल है एंडोमोसिस यानी सेल के अंदर जब वाटर एंट्री करेगा तो सेल फूल जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। और इसका आप एग्जांपल ले सकते हो किशमिश। बच्चों किशमिश को रात के समय आप फ्रेश वाटर के अंदर डिप करके छोड़ दो और सुबह उसका रिजल्ट देखो, किशमिश फूल जाती है। बच्चों किशमिश क्यों फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर चला गया, जिस वाटर के अंदर आपने उसको डिप किया था, किशमिश के अंदर वाटर चला गया, वाटर भर गया, जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। और यह किसका उदाहरण है, एंडोमोसिस, अंतःप्रासरण। ठीक है, अब उन्हीं फूली हुई किशमिश या जो ग्रेप्स अंगूर हैं, एक आप घर पे एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करो, प्योर वाटर के अंदर आप शुगर का गाढ़ा बनाओ, शुगर को उसको अंदर फुल मात्रा में 50-60 चम्मच उसके अंदर डालकर उसका एक सॉल्यूशन तैयार करो, घोल तैयार करो। ठीक है, तो उस घोल के अंदर ग्रेप्स यानी अंगूर को आप रखोगे तो रात भर रखोगे तो दिन के समय में जो अंगूर है वे पिचक जाएंगे। क्यों पिचक जाएंगे, क्योंकि अंगूर के अंदर जो वाटर था वो बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकल गया, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन था
उसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक थी, वो अधिक गाढ़ा सॉल्यूशन था, और बच्चों अंगूर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कम गाढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम थी। तो विलयन क्या करता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करता है। अंगूर के अंदर वाटर बाहर निकल गया, विड्रॉल हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, जिसके कारण अंगूर क्या है, पिचक जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्सोमोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर आशय परिवहन। इसमें जो फूड मटेरियल है, जो खाद्य पदार्थ हैं, बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जीवद्रव्य क्या करती हैं, जो फूड मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनको अंतर्ग्रहण करती हैं, अंतर्ग्रहण करके अंदर की तरफ खींच लेती हैं। और यह फूड मटेरियल के स्वभाव के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कौन सा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है अंतर्ग्रहण करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा फूड मटेरियल का अंतर्ग्रहण करना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बचे हुए फूड मटेरियल को जो ना पचे, ठीक है, जो ना अवशोषित हो सके, ना पचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुरंत क्या करती है, अपचित खाद्य पदार्थों को, हार्मोन्स को वापस बाहर की तरफ फेंक देती है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और खाद्य पदार्थ फूड मटेरियल को अंदर की तरफ अंतर्ग्रहण करती है, खींच लेती है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण करना, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो अंतर्ग्रहण है, जो एंडोसाइटिस है, वो दो प्रकार का हो सकता है। बच्चों दो प्रकार का क्या है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं कोशिका पायन, फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं कोशिकाशन, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जीवद्रव्य कला क्या करती है, फूड मटेरियल का अंतर्ग्रहण करती है, जो कला मेम्ब्रेन है भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है। जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको यूं करके कैप्चर कर लेती है, अंदर की तरफ ले जाकर उसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देती है। और साइटोप्लाज्म में आपको पता है लाइसोसोम है, जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स हैं और वो उसको पचित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा तरल पदार्थों का जब अंतर्ग्रहण किया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जीवद्रव्य कला के द्वारा लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थों, केवल तरल पदार्थों का ही अंतर्ग्रहण किया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, इसको कोशिका पायन बोलते हैं, ठीक है। और तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण कर कर साइटोप्लाज्म के अंदर ये छोड़ देती हैं, और वहाँ पर जो लाइसोसोम है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स हैं, उस तरल पदार्थों का क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और तरल पदार्थों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पिनोजोम्स बोलते हैं, पिनोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है फेगोसाइटोसिस, कोशिका पायन। फेगोसाइटोसिस किस प्रकार डिफरेंट है पिनोसाइटोसिस से, फेगोसाइटोसिस के अंदर ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। जीवद्रव्य कला द्वारा, कला मेम्ब्रेन द्वारा केवल ठोस पदार्थों का ही अंतर्ग्रहण होता है, और ठोस पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं, फेगोसोम बोलते हैं बच्चों। उसी वे में जो लाइसोसोम है इसको पाचित कर देते हैं, और बचे हुए जो अपचित पदार्थ है उसको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो किसके दौरान होता है, एक्सोसाइटोसिस के दौरान। जो फूड मटेरियल पाचित हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, वो तो उसको फ्री फ्लोटिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, और जो पार्ट भोजन का अपाचित रह गया, ठीक है, डाइजेस्ट ना हो सके, उस पार्ट को वो बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालना इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटिस या बहिर्गमन। अपचित पदार्थों, हार्मोन्स, अन्य स्रावी सिक्रेटरी मटेरियल को सेल से बाहर निकालना, किसकी हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस।